हे गाइस, वेलकम टू प्रथम पग द फर्स्ट स्टेप। सो आज ज्योग्राफी का थर्ड लेक्चर है सीडीएस और सीएपीएफ वालों के लिए। आज हम बात किस चीज़ के बारे में करेंगे? तो आज सबसे पहले अपन बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जिसने मैक्सिमम फेनोमेना को जस्टिफाई किया है कि भाई क्यों होता है, कैसे होता है, ये होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता। इसको किसने दिया था? बाय हैरी हेस। सी फ्लोर को तो प्लेट टेक्टोनिक्स को मल्टीपल लोगों ने दिया, तो इनका नाम उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बट ये स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बार पिछले लेक्चर में ले जाना चाहूँगा आपको, और उसके लिए मैंने एक कर रखा है ये। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि ये क्रस्ट होता है, मतलब एक क्रस्ट है, एक मेंटल है एंड एक कोर है। क्रस्ट को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया था, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल एंड इनर कोर, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर को हमने लिक्विड रखा था, जहाँ पे हमने बात की थी कि एस जोन बड़ा क्यों होता है, क्योंकि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड से पास कर सकते हैं, इसलिए एस जोन इज बिगर। ये चीज़ हो गई थी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रस्ट में भी मान लो एक होता है कॉन्टिनेंट, ये हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये हो जाता है ओशन के नीचे का जो एरिया है, जो ओशन के नीचे का ओशन बेड कह लो, वो होता है ओशनिक क्रस्ट। तो अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉन्टिनेंट क्रस्ट किससे बना होता है गाइस? सीमा से। सीमा, यस सीमा, वही सीमा। और मेंटल किससे बनी होता है? तो मेंटल बनी होती है भाई सियाल से। वेरस कोर किससे बना होता है? तो कोर इज मेड अप ऑफ नीफे। ठीक है, तो ये सीमा से याद करना दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग एक चीज़ जानना चाहिए कि ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों में जो डेंसर होता है ना, वो होता है ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर। वाई? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ बसाल्ट। ये इंपॉर्टेंट नाम है, बसाल्ट। ओशनिक क्रस्ट किससे बना होता है? तो ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट। ये चीज़ ध्यान रखो। और कभी भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट अगर ये होंगे ना, मतलब लाइक इनके बीच सबडक्शन होगी, कोई प्लेट नीचे जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, तो वो ओशनिक क्रस्ट हमेशा नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट इज मोर डेंसर। मैं ये चीज़ आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये इमेज पहले से बना ली थी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम स्टार्ट करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसको किसने दिया है, किसने दिया है? तो हैरी पॉटर नहीं, हैरी हेस। इसमें क्या होता है, मतलब है क्या ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, क्यों पढ़ना है अपने को? तो अभी तक हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ चुके हैं, एल्फ्रेड वैगनर वाली थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, बट कुछ जस्टिफाई नहीं कर पाए थे अभी तक अच्छे से। तो हैरी हेस कहता है कि यार मैं जस्टिफाई करता हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो हैरी हेस आता है, कहता है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ओके, सो आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कि कन्वर्जिंग अर्थ ओशन क्रस्ट के, ये ओशन क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशनिक क्रस्ट ज़्यादा डेंसर है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो ओशन क्रस्ट के नीचे ना जो ये एरिया है, जो ये सरफेस है, जो क्रस्ट का या मेंटल का पोर्शन है, तो ये जो सरफेस है ये कन्वेक्शन, एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। और यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट्स हैं, ये कन्वेक्शनल करंट्स ही हैं गाइस। तो ये जो कन्वेक्शनल करंट है ना, ये मूव करते हैं, और जहाँ पे ये कन्वर्ज करते हैं, देखो एक यहाँ से और एक यहाँ से कन्वर्ज कर रहा है, तो ये जो क्रस्ट का पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा मतलब कि थिन होगा या थिक हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो कन्वेक्शनल करंट का जो प्रेशर है ना, वो इस क्रस्ट को ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद यहाँ से क्या निकल रहा है? मैग्मा। मैग्मा निकलेगा और यहाँ पे एक रॉक फॉर्मेशन करेगा ऐसा माउंटेन का, जिसको हम लोग मिड ओशनिक रेंज कहेंगे, रिज कहेंगे। उसके बाद दूसरा फॉर्मेशन होगा, तीसरा फॉर्मेशन होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा, ऐसे ही होगा। सेम इस साइड भी ऐसे 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 फॉर्म होते जाएंगे। तो ये जो फॉर्म होते जाएगा ना, यहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ है, इसलिए यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस फॉर्म हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि जहाँ पे कन्वर्जेंस, देयर
मिड ओशनिक रिज फॉर्म होगा। इस मिड ओशनिक रिज की कुछ खास बातें हैं कि जो एज इस वाले का होगा वही एज इस वाले का होगा, और जो एज इस लास्ट वाले का होगा वही एज इस लास्ट वाले का होगा। अगर ये 40 मिलियन पुराना होगा तो ये भी 40 मिलियन पुराना होगा। एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि जो सबसे नियरेस्ट होता है ना मिड ओशनिक रिज के, वो सबसे यंग होता है, और जो सबसे दूर होता है सबसे छोटा होते जाता है, वो डेन्यूड होते 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 लास्ट में ओशन क्रस्ट के सेडिमेंट्स के साथ मिल जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है, ये मतलब एक एविडेंस है। मोर ओवर अपने को एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से क्या है कि कॉन्टिनेंट और ओशन का क्रस्ट एक टाइम पे बना था, बट ऐसा है नहीं। जब जोग्राफर्स ने एज मेज़र करना स्टार्ट किया तो उनको पता लगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत पुराने हैं, 4-4, 5-5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। बिलियंस यार, मैं तो जीरोज भी काउंट नहीं कर पाता बिलियंस में कितने होते हैं। हाँ, वेयर एज जो ये ओशनिक क्रस्ट है ये जस्ट कुछ मिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो इनके बीच की एज डिफरेंस पता कर सकते हो। तो कॉन्टिनेंट्स बहुत ज़्यादा एजेड है। ये हो गया, हमने कन्वर्जेंस देख लिया। अभी हम सेम इमेज बनाते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे अगर डाइवर्जेंस हो तो ये मान लो सीसी है, सीसी बोले तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड दिस इज ओशंस, ओशनिक क्रस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी हमने बात करी थी कि जहाँ पे वहाँ पे तो कन्वर्जेंस हो गया। मान लो अगर ऊपर में इस वाले इमेज में गाइस, अगर यहाँ पर अर्थ यहाँ का क्रस्ट टूट रहा है तो एब्सोल्युटली है कि इधर थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा और थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा, तो ओशनिक क्रस्ट इधर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की ओर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे जब शिफ्ट करेगा तो अभी हमने जस्ट बात करी थी कि जब ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मिलते हैं तो सबडक्शन होता है, मतलब कि एक पार्ट नीचे जाता है। और कौन सा पार्ट नीचे जाएगा? जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हमने अभी पढ़ा है कि ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट एंड इट इज़ मोर डेंसर। तो ये पार्ट जाएगा नीचे, ये जाएगा नीचे, और ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे जाके मैग्मा से मिलेगा, और ये पार्ट भी सेडिमेंट्स जो होंगे इसके ये उस मैग्मा में ऐड ऑन कर जाएंगे, और ऐड ऑन करने के साथ साथ यहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शंस होने लग जाएंगी। ये चीज़ है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इस पार्ट में ये जो मैंने ब्लू कलर से किया है, इस पार्ट में यहाँ पे फॉर्म होगा ट्रेंच। इसी को हम कहते हैं ट्रेंचेस। तो हमेशा याद रखना कि ट्रेंचेस आर कॉज्ड जहाँ पे डाइवर्जेंस हो, और कन्वर्जेंस जहाँ पे हो वहाँ पे मिड ओशनिक रिज। इसी बात पे एक क्वेश्चन है, सीडीएस में भी पूछ रखा है कि वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? तो आप आंसर करोगे दिस इज मरियाना ट्रेंच। कहाँ पर है मरियाना ट्रेंच? किधर है गाइस? अभी मैं दिखाऊंगा अभी किधर है मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। अगर कंट्री पूछ दे तो बोलना कि फिलीपींस के पास है। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। ये चीज़ है, एफकेट में पूछ देते हैं कि कैपिटल कौन सी कंट्री की कैपिटल किधर है, तो फिलीपींस की मनीला है कैपिटल गाइस। तो ये है बेसिकली सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मेन चीज़ ये याद रखना कि जहाँ डाइवर्जेंस वहाँ पे ट्रेंच, और जहाँ पे कन्वर्जेंस वहाँ पे मिड ओशनिक रिज। ये चीज़ है। एविडेंसेस मैंने आपको बताया कि ये जो रॉक का एज है ये सेम होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे मिड ओशनिक रिज के, वैसे वैसे यहाँ पर इस रॉक का एज ज़्यादा होता जाएगा, और थोड़े टाइम बाद मतलब कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये रॉक डेन्यूड हो जाएगा बिल्कुल, और ओशन बेड में मिल जाएगा। और हमने अभी बात कर ली थी कि ट्रेंचेस कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये चीज़ है, ये है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसके एविडेंसेस में अगर मैं कहूँ, हमने 2 एविडेंसेस तो ऊपर देख लिए हैं कि रॉक्स ऑफ सेम एज वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं मिड ओशनिक रिज के। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है एक और चीज़ कि ये जो एरिया है गाइस, यहाँ पर डायरेक्ट जहाँ से मैग्मा निकल रहा है, इसको मैं किसी और कलर से करता हूँ। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्ट मैग्मा निकल रहा है वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो एक एविडेंस ये भी आता है। ये कुछ एविडेंस है। पैलियोमैग्नेटिज्म इज ऑल्सो एन एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। पैलियोमैग्नेटिज्म सीडीएस या सीएपीएफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहूँगा। इवन जोग्राफर्स नहीं समझ पाए आज तक इस चीज़ को। ये चीज़ है। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मोर ओल्डर देन ओशनिक क्रस्ट।
तो ये चीज़ भी याद रखना गाइज। सो ये है गाइज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सो अब हम इसको मैं एक डायग्राम के सहारे भी समझा देता हूँ, थोड़ा आसान होगा समझने के लिए। इस डायग्राम को देखते हैं गाइज, इसको नीचे ले लेते हैं। इसको हटाओ। सो गाइज ये डायग्राम अगर आप देख रहे हो तो ये कलर यूज करता हूँ मैं। ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दिस इज यार क्या हो गया, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट है। एक सेकंड ये डिलीट कर दो। हाँ बहुत अच्छे। तो ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये है ओशनिक क्रस्ट। अभी हमने बात करी थी कि ये कॉन्वेक्शनल करंट है, यहाँ पे कन्वर्जेंस हो रहा है। कन्वर्ज होते होते यहाँ पे से मैग्मा निकल रहा है। मैग्मा जब ऊपर निकला है तो उसको लावा कहते हैं, और जब यहाँ पे निकल आया तो यहाँ पे मिड ओशनिक रिजेस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो रिजेस होंगे इन दोनों की एज सेम होगी, इनकी और इनकी एज सेम होगी, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये छोटे होते जाएंगे और एक पॉइंट पे आके फिर ये रिवर के जो बेड होता है ओशन बेड उसमें मिल जाएंगे। वेयर एज ये चीज़ हो गई। जहाँ पे डाइवर्जेंस होगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे आएगा, ये ओशनिक क्रस्ट नीचे आएगा, तो यहाँ पर ट्रेंच बन जाएगा। ये ट्रेंच बन जाएगा। वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच हमने पढ़ ली है किधर है, तो वो मरियाना ट्रेंच है। सो गाइज दिस इज ऑल सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इजी, बहुत इजी कंसेप्ट है। मेरे को नहीं लगा कि इसमें दिक्कत आई होगी आपको समझने में। सो अपन अब स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे, लेट मी राइट इट। प्लेट टेक्टोनिक्स। यस, घर वाली प्लेट नहीं, अर्थ को भी वैसे ही प्लेट्स में बांट रखा है। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन, ये अफ्रीकन, ये यूरेशियन, ये एशियन प्लेट, इंडो एशियन प्लेट। तो ये ऐसे कुछ प्लेट्स बांट रखे हैं। मेरी डायग्राम अच्छी नहीं बनती है इसके लिए। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि अर्थ के क्या है, अर्थ में कितने प्लेट्स हैं और क्या है। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि प्लेट्स होते क्या हैं। सो गाइस यहाँ इमेज लाने गया था मैं, इमेज मिल गई। सो प्लेट टेक्टोनिक्स को स्टडी करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन प्लेट्स के नाम देखें। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये रुको मैं कलर चेंज कर लूँ, यहाँ ये विजिबल होगा। ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड दिस पैसिफिक जो यहाँ भी है। तो ये चीज़ है। सोच रहे हो कि क्या प्लेट प्लेट कर रहा है, खिला तो रहा नहीं, कुछ प्लेट दिए जा रहा है। सो ऐसा नहीं है गाइज। सो जो अर्थ है ना, इसको हमने कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स में बांट रखा है। अब बोलोगे ये प्लेट है क्या आखिर, तो प्लेट कुछ नहीं है, ये एक स्लैब है। मार्बल की स्लैब देखते हो ना, वही है। एक स्लैब है जो लिथोस्फेयर से बना हुआ है और जो स्लाइड करता है एस्थेनोस्फेयर पे। कॉम्प्लेक्स हो गया, चलो आसान कर देते हैं कि इतना याद रखो कि ये लिथोस्फेयर से बना हुआ है और ये स्लाइड कर रहा है मेंटल पे, उस मेंटल पे स्लाइड कर रहा है, और उस मेंटल के नीचे क्या है, तो कन्वेक्शनल करंट है जो उसके मूवमेंट को ये कर रही है। कन्वेक्शनल करंट जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट है, या तो ब्रेक कर जा रहा है या कुछ हो जा रहा है। तो अर्थ के मतलब उस मेंटल के नीचे कन्वेक्शनल करंट है जो उसके मूवमेंट के लिए ये कारण बनती है। और अपना प्लेट क्या है, तो एक सॉलिड स्लैब है लिथोस्फेयर का जो स्लाइड कर रहा है मैग्मा के ऊपर। ठीक है, थोड़ा आसान हो गया। तो हमने अर्थ में ना बहुत प्लेट्स हैं, बट हमने मोस्टली 7 मेजर प्लेट्स हैं। वी हैव, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि 7 मेजर प्लेट्स। बिल्कुल याद रखना गाइज, एनसीईआरटी में भी डिट्टो क्वेश्चन है, सीडीएस में 2 या 3 बार आ चुका है। सो ये चीज़ है। तो सबसे पहला प्लेट कौन सा है, ये रहा नॉर्थ अमेरिकन। फिर साउथ अमेरिकन, कॉन्टिनेंट के नाम याद रखो, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन प्लेट। एक अफ्रीकन प्लेट है, एक यूरेशियन प्लेट है, एक अपना इंडियन प्लेट है। हम इंडियंस का हर कुछ अलग है, मानसून भी हमारे लिए स्पेशली है, और भी बहुत चीज़ें हैं।
इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे लायंस और टाइगर्स दोनों पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ लायन और टाइगर दोनों, इंडिया एकमात्र कंट्री है गाइस। फिर ये 6th प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और 7th इज अंटार्कटिक प्लेट। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं। कुछ माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे ये नास्का प्लेट एंडीज के पास है, ये एंडीज माउंटेन रेंज है साउथ अमेरिका में। ये जुआन डी फूका प्लेट, ये सब है। ये अरेबियन प्लेट जहाँ पे पूरा अरब है। तो ये चीज़ें कि ये मेजर प्लेट्स हैं। माइनर प्लेट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-4 माइनर प्लेट्स इंपॉर्टेंट है जो मैं कराऊंगा आगे। तो ये चीज़ हो गई। अभी अपने को कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है कि प्लेट्स या तो ओशनिक प्लेट्स हो सकते हैं या फिर प्लेट्स कॉन्टिनेंटल हो सकते हैं या फिर प्लेट्स दोनों हो सकते हैं, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों। एग्जाम्पल के लिए ये देखो आप, ये जो पैसिफिक प्लेट है, दिस पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट इंटायरली ये इंटायरली ओशनिक प्लेट है। यहाँ पे आप कहीं नहीं देखोगे आपको कि इधर लैंड मास है, यह भी पैसिफिक प्लेट इंटायरली ओशनिक है। वेयर एज कॉन्टिनेंटल प्लेट देखें तो ये यूरेशियन प्लेट, दिस यूरेशियन प्लेट, ये इंटायरली मतलब मैक्सिमम इसका जो पोर्शन है ना वो कॉन्टिनेंटल है, एक्सेप्ट दिस पोर्शन जो नॉर्वे वॉर्वे के साइड है, थोड़ा सा ओशनिक प्लेट है वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे प्लेट्स हैं, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो जो ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होते हैं, मिक्सचर होता है, वैसे प्लेट्स ही हैं मोस्टली। ये चीज़ है। तो जो इन मूवमेंट, जो प्लेट की मूवमेंट्स को हम स्टडी करते हैं ना, उसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट इज नोन एज प्लेट टेक्टोनिक्स। और जो उसके रिजल्टेड आउटकम है उसको पता करना, इसी चीज़ को हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स को हम लोग स्टडी करने के लिए ना, इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। सबसे पहला होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंस मतलब कि डिस्ट्रक्शन गाइस, ये याद रखना। उसके बाद एक होता है डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री, divergent boundary, and third one is transform boundary। ये चीज़ है गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गाइस कन्वर्जेंट। गाइस ये समझना अच्छे से, समझ आ गया ना खेल ख़त्म हो जाएगा। दीदी कहती है ना खेला हो गए, तो खेला होवे के लिए ना चीज़ें समझ जाओगे ना तो खेल ख़त्म कर दोगे सीडीएस में आप। बहुत इजी कंसेप्ट है, अच्छे से समझाता हूँ, पूरा टेंशन देना यहाँ पे। हाँ, सो गाइस कन्वर्जेंट को भी स्टडी करने के लिए, कन्वर्जेंट बाउंड्री को भी हम लोग इसको भी 3 टाइप में बांट देते हैं। सबसे पहला ओशन कन्वर्जेंस, जहाँ पे दोनों ओशन प्लेट हो, ठीक है। एक होता है कॉन्टिनेंट सीसी पढ़ लो इसको, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। एंड द थर्ड वन इज जो मोस्ट कॉमन है, ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं गाइज ओशन कन्वर्जेंस से। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, ओ कन्वर्जेंस। सपोज करो, ठीक है, ये हो गया ओशनिक प्लेट, ये भी ओशनिक प्लेट। तो इन दोनों में अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि जो ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे जाएगा। तो इन दोनों प्लेट्स में सपोज करो ये प्लेट ए है एंड ये प्लेट बी है। प्लेट बी और प्लेट ए में प्लेट बी ज़्यादा डेंसर है, तो प्लेट बी नीचे चला जाएगा और प्लेट ए इसके ऊपर तैरने लग जाएगा। तो यहाँ पर जो ये थोड़े थोड़े जो सेडिमेंट्स आएंगे, ये सेडिमेंट्स यहाँ पर जो नीचे कन्वेक्शनल करंट है इसमें मिल जाएंगे और ये यहाँ से इरप्शन होने लग जाएगा। तो स्मॉल सी माउंट्स दिखने लग जाएंगे। कुछ माउंटेन्स ऊपर तक आ जाएंगे, कुछ नहीं आएंगे। जो ऊपर तक आ जाएंगे उनके नाम भी होते हैं, जो नहीं आते उनके नाम भी होते हैं, बट वो अभी नहीं बताऊंगा, क्यों फालतू में वो करना। तो ये हो गया ओशन कन्वर्जेंस, जहाँ पे जो प्लेट ज़्यादा डेंसर होता है वो नीचे आएगा, वहाँ से उसके सेडिमेंट्स इस कन्वेक्शनल करंट के साथ मिलेंगे और यहाँ से फिर ऊपर उठेंगे और यहाँ पे सी माउंट्स बना देंगे। ये जो छोटे छोटे सी के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं ना, वैसे माउंटेन्स बना देंगे। तो दिस इज ओशन कन्वर्जेंस।
आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरा, दैट इज कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। ये रहा। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। ये ना गाइज, ये कन्वर्जेंस सबसे कॉमन है, मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है कि सपोज करो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है और ये अपना ओशनिक है। तो अभी हमने बात करी कि कॉन्टिनेंट्स और ओशनिक जो प्लेट्स होते हैं इनमें कौन सा नीचे जाता है, कौन सबडक्ट करता है। तो दिस ओशनिक प्लेट विल सबडक्ट, ये प्लेट सबडक्ट करेगा। और ये प्लेट जब सबडक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस पोर्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंच। वेयर एज ये जो पार्ट, जो ओशन के पार्ट्स नीचे आ रहे हैं, बसाल्ट जो नीचे आ रहा है, वो यहाँ पर जो कन्वेक्शनल करंट है वहाँ पर इनसे मिलेगा तो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएगा। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएगा तो यहाँ से फिर मैग्मा निकलेगा, मैग्मा ऊपर की ओर आएगा, यहाँ पे मैग्मा ऊपर की ओर आएगा और यहाँ पर लावा बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लावा, मैग्मा जब ग्राउंड के अंदर होता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे आ जाए तो उसको लावा कहते हैं गाइस। तो जैसे ही ऊपर आएगा यहाँ पे इरप्शन होने लग जाएगा। सो दिस विल लीड टू वोल्केनिक इरप्शन, ये वोल्केनिक इरप्शन होगा। और ये मोस्ट कॉमन है, दिस कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस इज मोस्ट कॉमन, समझे, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। इस कन्वर्जेंस से क्या होता है, इससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं इससे, फोल्ड माउंटेन्स। और एक और चीज़ याद रखना, सपोज करो यहाँ पर ट्रेंच है ना, अगर ये ट्रेंच है तो इसके बिल्कुल पैरेलल में 95% चांस है कि इसके बिल्कुल पैरेलल में एक फोल्ड माउंटेन होगा। एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। ये चीज़ हो गई कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस एक तो फोल्ड माउंटेन बनाएगा, दूसरा ये जो इरप्शंस करवाएगा ना वो वायलेंट वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। अब खुद सोचो गाइस कि यहाँ पे इनके पास इंटेंस टेम्परेचर और इंटेंस प्रेशर हो गया, बट ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट की थिकनेस तो ज़्यादा होती है ओशन बेड के कंपैरिजन में। जहाँ ओशन बेड की थिकनेस इतनी होगी, कॉन्टिनेंट की थिकनेस इतनी है, तो इस इंटेंस प्रेशर से इसको तोड़ेगा, और जब इसको तोड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है धमाका होगा, वायलेंट इरप्शंस होंगे। सो this continent ocean convergence is associated with violent volcanic eruptions। और एक और चीज़, एक और टर्म याद कर लो, एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए बता रहा हूँ। ये जो जोन ऑफ सबडक्शन है ना, ये जो एरिया जहाँ पे मैं इन सर्कल कर रहा हूँ, ये एरिया जो जोन ऑफ सबडक्शन है इसको बोलते हैं बेनिऑफ जोन। किसी एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेनिऑफ जोन क्या होता है, तो जोन ऑफ सबडक्शन इज नोन एज बेनिऑफ जोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब बेनिऑफ जोन याद रख लेना। और एक और चीज़ याद रखो कि ये जो प्लेट्स मूव करती हैं, ये जो ओशनिक प्लेट मूव कर रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है, तो जब ये मूव कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि एनर्जी जनरेट हो रहा है, विच लीड्स टू अर्थक्वेक। अच्छे इंटेंसिटी के अर्थक्वेक जनरेट होते हैं, ये चीज़ है। कुछ और एग्जांपल्स मैं जैसे दे देता हूँ कि आपने सुना होगा रॉकीज माउंटेन सिस्टम, आपने सुना होगा एंडीज़ तो जस्ट मैं अभी आपको दिखा भी रहा था यार। ये देखो आप यहाँ पे एंडीज़ देखोगे, ये मैं आपको बता रहा था ना गाइज कि दिस इज़ एंडीज़। तो ये देखो नाज़का प्लेट जब साउथ अमेरिकन प्लेट से टकराती है ना, तो अभी आप खुद दिमाग लगाओ, क्या बताया था मैंने कि, रुको मैं इसको पूरा क्लियर करता हूँ, समझ आएगा क्या ही कंसेप्ट, आग लग जाएगा, ठीक है। ये देखो ये नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट एक ओशनिक प्लेट है और ये साउथ अमेरिकन प्लेट एक कॉन्टिनेंट और ओशनिक प्लेट है। इन दोनों में डेंसर कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है ओशनिक प्लेट सबडक्ट करेगा, ये सबडक्ट करेगा तो ये नीचे जाएगा और साउथ अमेरिकन प्लेट ऊपर उठेगा। अभी मैंने बताया था कि जो जोन ऑफ सबडक्शन होगा वहाँ पे क्या बनेंगे, ट्रेंच बनेंगे, और ट्रेंच के बिल्कुल पैरेलल में क्या बनेगा, तो एक माउंटेन
फोल्ड माउंटेन बनेगा। साउथ अमेरिका में कौन सा यहाँ पे फोल्ड माउंटेन है, तो दिस फोल्ड माउंटेन इज कॉल्ड एज एंडीज। सेम यहाँ पे आपको क्या बोलता है, यहाँ पे रॉकीज है, ये रॉकीज है, ये नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पे देखो ये जुआन डी फूका प्लेट है, ये जुआन डी फूका प्लेट फिर से नीचे जाएगा, यहाँ पे एक ट्रेंच बनेगा और यहाँ पे एक माउंटेन फोल्ड माउंटेन सिस्टम उठेगा जिसका नाम है रॉकीज। तो ये ऐसे ही चलता है। इधर यूरोप में भी यही चलेगा, एल्प्स माउंटेन सिस्टम जो है, यहाँ पे भी ऐसा ही सिस्टम है। तो ये सारे जो माउंटेन सिस्टम्स हैं, ये जो फोल्ड माउंटेन चेन है, फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, ये मोस्टली एसोसिएटेड होते हैं कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने पढ़ लिया। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर गाइस कि रॉकीज क्या है, जब जुआन डी फूका, ये एक इम्पॉर्टेंट माइनर प्लेट है, प्लस कौन सा प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन। एंडीज अभी हमने पढ़ा है, क्या प्लेट था उसका नाम, नास्का। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन, नास्का प्लेट प्लस साउथ अमेरिकन प्लेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडीज। ये चीज़ हो गई गाइस। इसी में हमें एक और चीज़ पढ़नी होती है, एक टर्म है सरकम पैसिफिक बेल्ट, या फिर इसको हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। गॉबलेट ऑफ फायर नहीं, रिंग ऑफ फायर, हैरी पॉटर वाले समझेंगे गॉबलेट ऑफ फायर। सो रिंग ऑफ फायर नाम सुन के बहुत अजीब लग रहा है, मतलब बहुत ये लग रहा है कि यार क्या होगा ये सरकम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर। कुछ नहीं है, बहुत आसान। अभी दिखाता हूँ, लेट मी ऐड अ पिक्चर। ये देखो गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, ये अलग सा, रुको दूसरा कलर लेने दो, कौन सा कलर दिखेगा इस पे आप ये कलर देख पाओगे। ये देखो आप, ये जो ग्रीन कलर से मैं जो लेके चल रहा हूँ ना, ये इधर से नॉर्थ अमेरिका होते हुए साउथ अमेरिका होते हुए और ये यहाँ तक। सो ये जो पार्ट है ना, ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, इसको कहते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल फिर से यही, आपका नास्का प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट से मिल रहा है, यहाँ पर वोल्केनो होगा। इधर नॉर्थ अमेरिका में अभी हमने पढ़ा था जुआन डी फूका और ये सब, ये आपका जापान वाला एरिया। और ये देखो इंडोनेशिया में हमेशा सुनते होगे कि कभी क्रैकाटोआ फट गया, कभी एनाक क्रैकाटोआ फट गया। वॉल्केनिक इरप्शंस कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया बहुत सारे प्लेट्स के बीच में है। यहाँ पे पैसिफिक प्लेट है, इधर इंडियन प्लेट है, इधर बर्मीज प्लेट है। तो इंडोनेशिया का तो मतलब सैंडविच बना हुआ है, इसलिए मोस्टली इंडोनेशिया में आप सुनोगे कि हर थोड़े टाइम पे कि एक अर्थ मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ये चीज़ याद रखना कि कन्वर्जेंस हो रहा है। सरकम पैसिफिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर किससे रिलेटेड है? सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर तो कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस। अभी तक तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों कन्वर्जेंस हो रहा है और कन्वर्जेंस होने के साथ ही वॉल्केनिक इरप्शंस क्यों हो रहे हैं। तो ये हो गया, हमने दो टाइप के अभी तक गाइस कर लिए। एक हमने कर दिया है ओशन कन्वर्जेंस, एक हमने कर लिया ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अब है इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। इसको स्टार्ट करते हैं, ये आगे नीचे। सो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। यार मैं अभी तक ना हिमालयाज का एग्जाम्पल नहीं दे रहा था। सोचा क्या क्यों नहीं दे रहा था? क्योंकि हिमालयाज बने ही नहीं कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस से। दो हिमालय इज अ फोल्ड माउंटेन, बट हिमालयाज बने हैं कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस से। देखो दिस हिमालयाज है, अच्छे से समझते हैं हिमालयाज को। ठीक है, तो ये है अपना एशियन प्लेट, इसको कह लो एशियन, और ये है अपना यूरोपियन या यूरेशियन प्लेट। तो हिमालयाज क्यों नहीं बने, हिमालयाज कैसे बने हैं? मतलब पहले आप समझो कॉन्टिनेंट कोलिजन। ये एशिया भी कॉन्टिनेंट, मतलब कि ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। तो एशियन प्लेट जब मूव कर रहा है यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो क्या हो रहा है ना कि दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, तो यहाँ पे सबडक्शन नहीं हो सकता।
क्योंकि दोनों कॉन्टिनेंट है तो यहाँ पे सबडक्शन नहीं होगा, तो एशियन, इन दोनों में से जो ज़्यादा डेंसर होगा ना वो नीचे जाएगा, तो एशियन प्लेट नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा, और यूरेशियन प्लेट ऊपर उठ रहा है, ये ऊपर उठ रहा है, तो एशियन प्लेट नीचे की ओर जा रहा है। फिर वहीं पे यहाँ पे सेडिमेंट्स बन रहे हैं, बट ये सेडिमेंट्स यहाँ पर बहुत नीचे तक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये सेडिमेंट्स ऐड अप कर रहे हैं यहाँ पे हाइट में इसके, और यहाँ पे बन रहा है आपका हिमालयाज, ऐसे ये ऐसे यहाँ पे बन रहा है, ये माउंटेन चेन, इसको मैंने हिमालयाज गलत बोल दिया अभी, तो यहाँ पे माउंटेन चेन बन रहा है। तो ये जो माउंटेन यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स है ना ये ऐड अप कर रहे हैं इसकी हाइट में, तो इसलिए ये जो माउंटेन चेन्स होते हैं ये फोल्ड माउंटेन्स तो होते ही हैं, साथ के साथ बहुत ज़्यादा हाइट के होते हैं, ठीक है। और इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ना इसका, तो इसका एग्जाम्पल हिमालयाज है। कौन है? हिमालयाज, यस वही जिसमें माउंट एवरेस्ट आता है, जिसकी हाइट नई नहीं हुई है 8848.86 मीटर्स। तो ये चीज़ है, ये हमने देखा कि ये था कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। तो इसको देखने के साथ हम एक चीज़ समझते हैं गाइस कि हिमालयाज बने कैसे, जब हिमालयाज की बात हो ही गई ना, तो आज हम देखते हैं। ये ऐसे इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक है, बट कवर कर लेते हैं, मज़ा आएगा। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, इसके लिए एक इमेज ऐड कर लेता हूँ गाइज। सो ये इमेज देखते रहना गाइज। अभी पहले मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि फिर से वही इमेज, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, इन दोनों के बीच में गैप है, अभी कुछ नहीं है। ये मैं आज से 70-80 मिलियन साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो गैप थी उसको हम लोग कहते थे टेथिस सी, ठीक है। तो हिमालयाज मूव करने, मतलब इंडियन पार्ट उस टाइम गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था, बट ये पार्ट ब्रेक कर जाता है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है ये ब्रेक कर जाता है, और ये ब्रेक करके मूव करने लग जाता है नॉर्थवर्ड। तो जब ये नॉर्थवर्ड मूव कर रहा होता है तो इंडिया का ये जो वेस्टर्न पार्ट होता है, यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट होता है, इस पार्ट में रीयूनियन हॉटस्पॉट इधर इक्वेटर के नीचे ही है साइड गाइस, ये इक्वेटर के नीचे रीयूनियन हॉटस्पॉट है। तो यहाँ पे इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट आ जाता है, और ये वेस्टर्न पार्ट इंडिया का आ जाता है, इस करके यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। ये महाराष्ट्र और गुजरात वाला एरिया, ब्लैक सॉइल इज़ फेमस फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो वेस्टर्न पार्ट की कहानी तो आप समझ गए कि रीयूनियन हॉटस्पॉट के नीचे आ जाता है। एक हॉटस्पॉट मतलब कि वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा हो कॉन्टीन्यूसली, आसान भाषा में अभी के लिए समझो। तो वहाँ से ये पार्ट को वो पूरा ही मतलब कि ब्लैक सॉइल कर देता है वेस्टर्न पार्ट को। बाकी का इंडिया अभी भी, मतलब ये पूरा इंडिया अभी भी नॉर्थवर्ड मूव कर रहा होता है। इंडिया के आप दो एक्सटेंशंस देख सकते हो, एक एक्सटेंशन ये और दूसरा एक्सटेंशन ये। तो इंडिया नॉर्थवर्ड मूव कर रहा होता है। तो जैसे जैसे 50 मिलियन ईयर्स तक इंडिया इक्वेटर के पास पहुंच जाता है, फर्दर मूवमेंट जारी रहती है। तो जब ये इंडिया इधर पहुंचता है ना, तो यहाँ पे इस पोर्शन पे जो टेथिस जियोसिंक्लाइन है, ये जियोसिंक्लाइन का ये इसकी, तो ये टेथिस जियोसिंक्लाइन यहाँ होता है। तो इंडिया जब यहाँ पर रहता है, तो ये टेथिस जियोसिंक्लाइन इधर, और अभी भी इंडियन प्लेट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट जैसे ही नीचे जाता है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो डेंसर होता है वो नीचे चला जाता है, ओशन यहाँ पे टेथिस सी है वो नीचे चला जाएगा, सबडक्शन होगा, और ये जो इंडियन प्लेट है उसके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, उस नीचे जाने के कारण यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बनते हैं ट्रांस हिमालयाज। उसके बाद भी इंडियन प्लेट की मूवमेंट जारी रहती है, इंडियन प्लेट की मूवमेंट अभी जारी रहती है। और ये जो वेस्टर्न एक्सटेंशन है, ये दिस वेस्टर्न एक्सटेंशन, इसका पहला पुश लगता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक हेयर पिन बेंड आ जाता है। इंडिया का ये मैप देखोगे ना, ये ऐसा, तो ये जो बेंड आता है ना, ये इसी के कारण आता है, ये बेंड आ जाता है, इसको सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। तो ऐसे ऐसे पुश लगते हैं तो एक सिंटैक्सियल बेंड हो जाता है। पहला पुश सबसे पावरफुल है, तो ये यहाँ पे ज़्यादा बेंड होता है, तो ये चीज़ बनती है। इस पुश के कारण बनते हैं ग्रेटर हिमालयाज। ऐसा है नहीं कि एक धक्के में ही काम हो जाए, दूसरा धक्का भी लगता है। तो दूसरे धक्के में बनते हैं मिडिल हिमालयाज,
सेम प्रोसेस गाइज, अभी भी इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जा रहा है, बाकी पुश लगा तो मिडिल हिमालयाज बीच की, यहाँ पे अभी आप देखो यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज हैं, एक पुश लगा और यहाँ पे बन गए ग्रेटर हिमालयाज, ये GH, दूसरा पुश लगा यहाँ पे बन गया मिडिल हिमालयाज जिसको हिमाचल कहते हैं, और तीसरा पुश लगा तो ये बन गया शिवालिक, चंडीगढ़ वाला एरिया। तो ऐसे करके हिमालयाज का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने बहुत मोटे मोटे भाषा में समझाया है, इंडियन ज्योग्राफी में हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। और एक और चीज़, जब इतना कर ही लिया है तो एक और चीज़ जान लो कि हिमालयाज में वोल्केनो होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट नीचे जा रहा है, यूरेशियन प्लेट ऊपर है। तो इंडियन प्लेट भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और यूरेशियन प्लेट भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये हिमालयाज है गाइस। तो हिमालयाज में ना दो कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिल के बन रहा है, और ये जो प्लेट यहाँ पे बन रहा है ना, अगर नॉर्मल कॉन्टिनेंटल प्लेट की हाइट 35 किलोमीटर है तो यहाँ पर 70 किलोमीटर की हाइट हो गई। और इस 70 किलोमीटर की हाइट पे ना, मतलब कि इतने इस एरिया को यहाँ से पेनिट्रेट करके वोल्केनोज का निकलना इम्पॉसिबल है। इसलिए हिमालयाज डोंट हैव वोल्केनोज। ये इसका सोल रीज़न है। क्यों? क्योंकि डबलिंग अप ऑफ अर्थ क्रस्ट है, डबलिंग अप ऑफ अर्थ क्रस्ट, बिकॉज लिख देता हूँ ना, ये इसका सोल रीज़न है कि हिमालयाज में अर्थक्वेक वोल्केनोज नहीं आते। बट हिमालयाज इज़ वेरी वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है। अभी जब मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है। इंडियन प्लेट इज़ स्टिल मूविंग, और ये जब तक मूवमेंट रहेगा तब तक हिमालयाज में अर्थक्वेक आते रहेंगे। नेपाल अर्थक्वेक एक इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। ये चीज़ है। तो ये गाइज हो गया, हमने अभी तक कर लिया कौन सी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है बट कोई नहीं, आज टॉपिक ख़त्म करके छोड़ेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो गाइज फिर से एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना के ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, कंसेप्ट ही अलग आएगा। इसलिए तो ऐसा करते हैं कि इसको बना देते हैं एक बड़ा सा ओशनिक प्लेट। दिस इज ओपी, ओके, दिस इज ओपी। और यहाँ पे अपन बना देते हैं कि भाई ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। ये यहाँ से इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं क्योंकि यहाँ ये कॉन्टिनेंट है गाइस। ये दिस इज कॉन्टिनेंट, CP कॉस्ट प्राइस नहीं, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये है ओशनिक प्लेट। तो अब क्या हो रहा है ना कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कहीं पे भी ना, जहाँ पे भी कन्वेक्शनल करंट ज़्यादा हो जाए ना, यहाँ पे मान लो कन्वेक्शनल करंट का प्रेशर ज़्यादा हो गया और यहाँ पे इन्होंने इस ओशनिक क्रस्ट को तोड़ दिया और यहाँ पर इस चीज़ को भी तोड़ दिया। तो इसको मैं दिखाता हूँ अच्छे से कि ये देखो यार, ये तो अलग ही हो गया। इसने यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दिया, तो एक प्लेट, उस एक प्लेट को इन्होंने, इस कन्वेक्शनल करंट ने दो प्लेट्स बना दिए। अब यहाँ पर ये ओशनिक प्लेट्स टूट गए। अब यहाँ से फिर से मैग्मा निकल रहा है, ये मैग्मा फिर से निकल रहा है, यहाँ पे आया लावा बन गया, फिर यहाँ पे इरप्शन हो रहा है धीरे धीरे, फिर यहाँ पे रिजेस टाइप के फॉर्मेशंस हो रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट्स में पढ़ा था कि वोल्केनिक इरप्शंस बहुत वायलेंट होते हैं, ये बहुत साइलेंट इरप्शंस है, क्योंकि ये चीज़ तो टूट चुकी है। ओशन का प्लेट 5 किलोमीटर चौड़ा मतलब हाइट होती है इनकी, तो बहुत मतलब ईजिली इनको पेनिट्रेट कर देता है और फिर बहुत प्यार से फिशर, इसको कहते हैं फिशर इरप्शन। इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ वायलेंट एंड द अदर वन इज़ फिशर। वायलेंट आपको कॉन्टिनेंट्स में मिल जाएगा, फिशर इधर मिल रहा है। बहुत प्यार से इरप्शन हो रहा है,
तो ये इरप्शन देखो यहाँ पे ऐसे होता गया। तो यहाँ पर इस डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से एसोसिएटेड यहाँ पर भी आप देखोगे तो मिड ओशनिक रिज है। इस ओशनिक प्लेट के मूवमेंट से यहाँ पे अर्थक्वेक भी आएगा, बट बहुत लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत हाई इंटेंसिटी, बट बहुत लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक आएगा। आप यहाँ पे देखो फिर से ओशनिक प्लेट है, ये नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ओशनिक प्लेट इज मोर डेंसर। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। यहाँ पे फिर से ट्रेंच बनेगा जिसको हम बोलते हैं बेनिऑफ जोन, जोन ऑफ सबडक्शन। ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मैग्मा है, यहाँ पे ये जो सेडिमेंट्स इसके आएंगे ओशन के, ये यहाँ पे फिर से ऐड ऑन करेंगे। फिर यहाँ पर से इरप्शन होगा। यहाँ पर जो इरप्शन होगा ये होगा वॉल्केनिक इरप्शन, ये एक वायलेंट इरप्शन होगा। तो ये लो, उसका भी रिवीजन हो गया। और हमने यहाँ भी देख लिया कि डाइवर्जेंट, यहाँ पे जो मेन अपना डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसे फिशर इरप्शन होगा। ये चीज़ हो गई गाइज। और अब हम चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्री। बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो ट्रांसफॉर्मिंग क्यों? या तो प्लेट्स, अभी तक हमने क्या देखा कि प्लेट्स इधर कन्वर्ज कर रहे हैं या प्लेट्स डाइवर्ज कर रहे हैं। बट एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि प्लेट्स या तो सेम डायरेक्शन में मूव करें, एक प्लेट इधर नॉर्थवर्ड ही जा रहा है, दूसरा प्लेट भी नॉर्थवर्ड जा रहा है। या फिर एक हो सकता है कि एक प्लेट, दूसरे कलर से यूज़ करते हैं अभी, या फिर एक प्लेट नॉर्थवर्ड जा रहा है और दूसरा प्लेट साउथवर्ड जा रहा है। तो जब ऐसा हो जाए ना गाइज, जब ऐसा हो जाए तो ये देखो, एक साउथवर्ड जा रहा है, एक नॉर्थवर्ड जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक पॉइंट पे जो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, उस पॉइंट पे मैसिव एनर्जी जनरेट करेंगे। हाँ, तो ये जो टच करते हुए निकलेंगे ना एक दूसरे को, ये जो एक दूसरे को ये टच करते हुए निकलेंगे, वेट अ सेकंड अच्छे से बना देता हूँ। ये जब एक दूसरे को टच करते हुए निकलेंगे ना, तो मैसिव एनर्जी जनरेट होगी, जिसके कारण बहुत, मतलब कि क्या बोलते हैं, बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक होगा। एसोसिएटेड इनसे होता है मैसिव अर्थक्वेक। कोई स्ट्रक्चर, कोई मिड ओशनिक रिज नहीं, कोई ट्रेंच, कोई कुछ फॉर्मेशन नहीं, बट ये एसोसिएटेड होते हैं बहुत ही मैसिव अर्थक्वेक से। एग्जाम्पल के लिए एक सुनामी आ जाएगा, ऐसा अर्थक्वेक जनरेट कर देंगे, ये हो जाता है। तो हम लोग इसका बेसिक डेफिनेशन कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्री हैपेंस व्हेन two plates either move in same direction or in opposite direction. This leads to formation of transforming plate boundary. और इससे सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटेड होता है मैसिव अर्थक्वेक। छोटे मोटे रिफ्ट वैलीज बनाता है, बट जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है दैट इज मैसिव अर्थक्वेक। 4-5 बार बोल गया, उम्मीद है दिमाग में बैठ गई होगी एक चीज़। इसका अगर कोई एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ तो 2-3 दिन पहले मैं एक बता रहा था, सैन एंड रियाज, GTA सैन एंड रियाज नहीं, सैन एंड रियाज एक जगह है यूएसए में, वो एक एग्जाम्पल है आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्री का, जहाँ मैंने आपको बताया था कि यूएसए जानबूझ के अर्थक्वेक करवाता है ताकि ये जो बाउंड्री ट्रांसफॉर्म कर रही है ना, इसको थोड़ा स्टेबलाइज कर सके, अदरवाइज मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो एक एग्जाम्पल है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है ट्रांसफॉर्मिंग प्लेट बाउंड्री का, सैन एंड रियाज फॉल्ट सिस्टम। सो गाइज ये है। लास्ट में मैं जाते जाते एक आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमने पढ़ा है ना ओशन कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, तो उसमें एक एग्जांपल है जापान। जापान किसका एग्जांपल होगा आप सोच सकते हो? जापान एक आइलैंड है गाइस, तो जापान किसका एग्जांपल होगा? और हिंट नहीं दूंगा मैं, तो अभी भी सोचो। जापान गाइस एग्जांपल है ओशन कन्वर्जेंस का। बताया था ना कि ओशन है, ये ओशन है, ये ओशन है, जो ज़्यादा डेंसर होगा वो नीचे जाएगा, ये पूरा बताया था। तो उसी का एग्जांपल है जापान। तो गाइज CAPF 2018 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 2018 का था CAPF का, कि जो जापान के 4 आइलैंड्स है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो उसका आंसर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं मैप दिखाना चाहता हूँ। ये मैप देखो गाइज, CAPF 2018 का एग्जैक्ट क्वेश्चन
कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए थे, होन्शु, शिकोकू, क्योशु, होकाइडो, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन दिए थे और इनको कहा था नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए। तो ध्यान रखना, होकाइडो सबसे पहले, देन होन्शु, देन शिकोकू, देन क्योशु। और इनमें सबसे बड़ा जो इनका आइलैंड कह लो या सबसे बड़ा जो ये कह लो पार्ट है इसका नाम है होन्शु। और इधर ही आपको मिल जाएगा, आप इसमें क्योटो देख सकते हो, नगोया, ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं। ओसाका भी बहुत फेमस है, ओकोयामा भी बहुत फेमस है। तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी किधर, होन्शु में। ये याद रखना, सबसे पहले होकाइडो, होन्शु, देन शिकोकू, शिजुका, यस, एंड दिस इज कितरेत्सु, क्यूशु। ये ऐसे याद रखना। एक और चीज़ याद रखना कि नागासाकी इज इन क्यूशु। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी याद होगा ना, एटम बम जहाँ गिरे थे, तो नागासाकी इज इन क्यूशु। हिरोशिमा शायद से इधर आपको शिकोकू में है, इस मैप में नहीं दिया और मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, तो एक बार देख लेना। बट ये याद रखना, इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर है, ये नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर, ये चीज़ है गाइज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेट टेक्टोनिक्स गाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मैं जस्टिस कर पाया हूँ इन चीज़ों के साथ। हिमालयाज़, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़ हम एक बार फिर से पढ़ेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। ये जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से दिया था ताकि माइंड में चीज़ें रहें। और इस लेक्चर को आप एक बार देख लो, साथ के साथ नोट्स बनाना, आप कवर कर लोगे ईजिली। एंड बुक रीडिंग जरूर करना गाइज। अगर चलो मान लो अभी CDS में बुक पढ़ नहीं सकते या बुक की लैंग्वेज थोड़ी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो यू कैन रेफर दिस लेक्चर। बट अगले CDS के लिए जिनके पास है गाइज, मोस्ट है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुक रीडिंग जरूर करना। थैंक यू गाइज, आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर इंटरेस्टिंग। थैंक यू।